नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आज एक बार फिर आया हूं लेकर आपके सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है अलंकार माथुर ने। अलंकार जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इंडेक्स फंड्स अच्छे रहेंगे। अलंकार, मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स फंड्स बेसिकली पैसिव फंड्स होते हैं, यानी कि कोई भी इंडेक्स फंड हो वो किसी ना किसी इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और इंडेक्स फंड का जो पोर्टफोलियो होता है वो वैसा ही होता है जैसे कि किसी इंडेक्स का पोर्टफोलियो। यानी कि यदि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो पोर्टफोलियो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स के पोर्टफोलियो के जैसा होगा। तो यानी कि यहां पर रिस्क और रिटर्न उसी इंडेक्स के जैसे होंगे जिस इंडेक्स को वो पर्टिकुलर इंडेक्स फंड ट्रैक करता है। एक इंडेक्स फंड इक्विटी फंड भी हो सकता है या फिर डेट या मनी मार्केट इंडेक्स फंड भी हो सकता है। और सभी इक्विटी इंडेक्सेस एक जैसे नहीं होते हैं। हो सकता है कि एक इंडेक्स फंड हो जो किसी ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स को ट्रैक करता हो, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 250, निफ्टी नेक्स्ट 50। इस तरह से कोई ब्रॉड मार्केट बेस्ड इंडेक्स हो सकता है या उस पर आधारित इंडेक्स फंड हो सकता है। इसी तरह से हो सकता है कि एक सेक्टोरल या थीमेटिक इंडेक्स फंड हो, यानी कि यदि मैं सेक्टोरल इंडेक्स फंड की बात करूं तो जैसे कि निफ्टी आईटी या निफ्टी फार्मा, या फिर थीमेटिक जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, इस तरह का कोई इंडेक्स फंड हो सकता है जो किसी इंडेक्स को ट्रैक कर रहा हो। या उसके अलावा कुछ स्ट्रेटेजी इंडेक्सेस भी होते हैं जैसे कि निफ्टी 100 लो वॉल 30 या फिर निफ्टी 200 अल्फा 30, निफ्टी मोमेंटम। इस तरह के इंडेक्सेस और उन पर आधारित इंडेक्स फंड्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के आधार पर किस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसी आधार पर आप एक इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लंबे वक्त की बात कर रहे हैं और आपको एक लार्ज कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से एक निफ्टी 100 इंडेक्स फंड शायद सही रहेगा। और अलंकार, यदि आप एक बार फिर से कमेंट करके मुझे बता दें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, यानी कि कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क एपेटाइट कैसा है और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तो मैं एक सही इंडेक्स फंड चुनने में आपकी मदद कर सकता हूं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है शिबू ने। शिबू का सवाल यह है कि लार्ज एंड मिड कैप फंड से 20-25 साल में किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। तो शिबू, यदि हम S&P BSE लार्ज एंड मिड कैप TRI की परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 10 ईयर्स का जो एवरेज CAGR रहा है वो यहाँ पर करीब 12% से अधिक रहा है। तो यानी कि लॉन्ग टर्म की अब बात कर रहे हैं 20-25 साल की, तो वही 12-13% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप एक अच्छे एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर इससे बेहतर यानी कि 14-15% के आसपास का CAGR मिल जाए। तो इन जनरल अगर मैं कहूँ कि 12 से 15% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगला सवाल मैं जो ले रहा हूँ पूछा है निशा शर्मा ने। निशा जानना चाहती हैं कि क्या अटल पेंशन योजना और NPS दोनों में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि अटल पेंशन योजना में 1 अक्टूबर 2022 से कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी कि कोई भी टैक्स पेयर अब अटल पेंशन योजना में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। अदरवाइज यदि ये कंडीशन नहीं है, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति टैक्स पेयर नहीं है तो वो APY यानी कि अटल पेंशन योजना में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है और सब्सक्राइब कर सकता है और साथ ही NPS में भी सब्सक्राइब कर सकता है। और यदि किसी के पास पहले से 2 अकाउंट हैं तो उसमें सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रहेगा। और यदि किसी का पहले से APY अकाउंट है जो कि 1 अक्टूबर 2022 से पहले ओपन हुआ था और अब वो व्यक्ति यदि टैक्स पेयर भी है तो वो उसे कंटिन्यू रख सकता है और साथ ही
एनपीएस अकाउंट यदि नहीं है तो वो भी ओपन किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति दोनों अकाउंट मेंटेन कर सकता है, बट सिर्फ ध्यान रहे कि टैक्स पेयर्स 1 अक्टूबर 2022 से एपीवाई का नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है ब्रजेश कुमार ने। ब्रजेश जानना चाहते हैं कि क्या एसबीआई फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड से दूसरे फंड में स्विच किया जा सकता है। आप शायद ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ समय से फ्लेक्सी कैप फंड्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आकर्षक या अट्रैक्टिव नहीं है। ब्रजेश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इक्विटी मार्केट में यदि इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत रहती है और कोई भी कैटेगरी हो हर वक्त पर एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकती। और यदि हम देखें पिछले एक साल की परफॉर्मेंस तो मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। और ऐसे में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की ओवरऑल बात की जाए तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। लेकिन यदि आप यहाँ पर लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं और साथ ही स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करते हैं, यदि आपने लमसम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और यहाँ पर जब जब मार्केट में गिरावट आती है वहाँ पर थोड़ा और इन्वेस्ट करते जाते हैं तो चांसेस हैं कि लंबे वक्त में आपको इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ से स्विच करने की सलाह नहीं दूंगा। यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग है, लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, निवेशित रहना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बने रहिए और आपको आज से 5 साल या उससे थोड़े और समय के बाद जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा फ़ायदा दिखाई देगा, ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर दें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।